देख भाई अब्दुल, क्या रोड बनाई है सरकार, काम तो कर रही है यार। अरे घंटे का काम कर रही है सरकार, सरकार सरकार सरकार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा है क्या? दिन में अगला 3-3 बार कपड़े बदल दिया है, फालतू का खर्चा कर दिया है, फैशन दिखा रही है। तुम लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो कपड़े नहीं बदलता हो, हाँ एक ही कपड़े में रहता हो। हाँ, उसको हम भी सपोर्ट करेंगे, हम भी वोट देंगे अगली बार। तो अगली बार योगी बाबा को देखते हैं, वो बेस्ट है। अब मियाँ, क्या प्रधानमंत्री जी ने क्या रास्ता बनाई है यार। अगली बार से मोदी जी को ही वोट करेंगे। मेरा मन कर रहा है मैं जीप से रोड को चाट लूं। मोदी जी जिंदाबाद। मेरे सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम। तो मैं लेकर आ गया हूँ एक और धमाकेदार वीडियो। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम वीडियो की शुरुआत जय श्री राम से ही करते हैं। तो जय जय श्री राम। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में हम लोग रफीक नगर के गली नंबर 2 और 3 में जो गटर भर गया है, कचरा जमा हो गया है, वो कंप्लेंट लेके गए थे। तो उनके ऑफिस में समाजवादी के गुंडों ने और खुद फहाद आजमी जो अपने बीवी के नाम पे नगर सेवक की कुर्सी पे बैठ के सारे पैसे खाता है, ये हालत किया है। कपड़े फाड़े हैं, हमारे साथियों को मारा पीटा है, इसका बदला लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फहाद आजमी मुर्दाबाद। अभी हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। इनके गुंडागर्दी का ये लोग हमारे कपड़े फाड़ दिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमें तो बात करनी है, हम तो आ रहे हैं, पार करनी है जेल में। और जब सर्टिफिकेट दे दो बना के देखो ड्राइव बना ना ना ना, वो चुनाव नहीं रह जाओ। लोकतंत्र का बिल्कुल गला घोटा जाएगा। पुलिस के बल पे कुछ हो रहा है, ये सब कुछ पुलिस के बल पे हो रहा है। जेल में डाल दो ना, जेल में डाल दो। हम तैयार हैं, सबको जेल में डाल दो। गोली चलाओ पूरे घर। चलो भाई, देखो अपने क्या करना। फरीदाबाद में एसपी प्रत्याशी हाजी रिजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने, रोड जाम करने, सब इंस्पेक्टर से बदतमीजी करने और सरकार को बदनाम करने का आरोप है। कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में एसपी प्रत्याशी हाजी रिजवान और उनके बेटे समेत 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर हुई है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। डब विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा घोड़े वर्गा। डब विच घोड़ा रखदा। मैंने कहा नेताजी मैं मदद करूंगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री चाहेगा तो भी बच जाएगा। मैंने कहा प्रजापति मेरा कहना का मानता है। फिर आपका दोबारा फोन आया मेरे पास कि ये प्रजापति को हटा दो, राजकिशोर को हटा दो और कमाल अख्तर को हटा दो। नेताजी मैंने ये गलती की, कमाल अख्तर को मैंने रोक दिया, मैंने नहीं हटाया, और राजकिशोर और प्रजापति को मैंने हटा दिया, और प्रमुख सचिव खनन को मैंने हटा दिया। आपने कहा कि ये दीपक सिंघल को हटाओ, ये बहुत बेईमान है। और मैंने कहा नेताजी आप जिसको मुख्य सचिव बनाना चाहते हो बता दो। और मैंने कहा मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं छुट्टी लौट के आऊंगा, तो जो होगा उसको मैं कर दूंगा। मैं लौट के आया, मैं आप पूछ लो अधिकारियों से। आपने कहा दीपक सिंघल को बना दो, मैंने कहा दीपक सिंघल बन जाएगा मुख्य सचिव। मैं इस बात को जानता था मुख्य सचिव का हटाने का मतलब क्या होता है। और जब मैंने आपने हटाने का फैसला लिया, मैंने खुद फोन करवाया दीपक सिंघल को कि जाओ दीपक सिंघल तुम हट सकते हो, अगर नेताजी से हाथ पैर जोड़ लोगे तुम्हारी बहुत छवि खराब हुई है। तो नेताजी के पास दीपक सिंघल मिलने गए थे। आपने कहा दीपक सिंघल को दोबारा पोस्ट कर दो। मैंने कहा नेताजी अभी मैंने राहुल भटनागर बना दिया है, 10 दिन बाद में दीपक सिंघल को दोबारा बना दूंगा। बस यहीं पर नेताजी आपने बहुत कुछ कहा था उस दिन फोन पर। 15 तारीख को आपने कहा कि ऐसी तैसी हो जाएगी। कोई रामपाल चाचा ने नहीं कहा था हटाने के लिए, मेरा अपना निर्णय था। प्रधान जी से आप पूछ लीजिए, और इस्लाम साबिर है उनके पिताजी से पूछ लीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी का गाली देने वाला ऑडियो वायरल हो रहा है। लाल टोपी काले कारनामे वालों से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। कुर्सी के लिए जितना भी ये गिर जाएं, वो कम है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अपराधी और सजा काट रहे इरफान सोलंकी की मदद के लिए एक वोटर को फोन किया। जब वोटर ने इरफान का नाम सुनता तो अमिताभ वाजपेयी को हिंदू होना याद दिलाया, तो वो गाली देने पर उतारू हो गया। भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। अमिताभ वाजपेयी बोल रहा हूँ। जी बताइए भैया। क्या हाल चाल है? ठीक है।
अब रिक्वेस्ट करने फोन किया है, मदद कर दीजिए भाई, इरफान की बुरा वक्त है। किसके? इरफान भैया आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? हम हिंदू हैं। तो हमें तो नहीं लगता आप दोगले हिंदू हैं। दोबारा फोन मत करिएगा जाके मुसलमानों के पास। सुना आपने कैसे सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी गुंडई पर उतर आया। जनता इन लाल टोपी काले कारनामे वालों को कभी माफ नहीं करेगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उलेमा बोर्ड की मांगों पर कांग्रेस का आश्वासन, सभी मांगों पर विचार करेंगे। तो कांग्रेस की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है, सभी 17 मांगों पर हम विचार करेंगे। कांग्रेस की 9 अक्टूबर की चिट्ठी अब सामने आ गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चिट्ठी ये पोस्ट की है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त की। तो उलेमा बोर्ड को लेकर ये जानकारी, उनकी जो मांग है और कांग्रेस ने क्या मान ली है, सीधे रुक करते हमारे सहयोगी अश्विन पांडे का इस बड़ी खबर पर। अश्विन पांडे, ये चिट्ठी सामने आई है और अब इस चिट्ठी को लेकर बीजेपी यहाँ पर हमलावर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 17 मांगे रखी गई थी, उसमें एक मांग जो 15 नंबर की मांग है, उसमें आरएसएस को महाराष्ट्र में प्रतिबंधित करने की भी थी और इसी को लेकर बीजेपी अब आक्रामक हुई है। और साफ तौर पे वो लेटर भी ट्वीट किया गया है जिसमें नाना पटोले का हस्ताक्षर दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, जिसमें उन्होंने 17 मांगों को लेकर उसे पूरा करने के लिए सुनिश्चित जो कदम है वो उठाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि इन मांगों पर कदम उठाने की बात की गई है सरकार आने के बाद। इसको लेकर अब बीजेपी आक्रामक हुई है। 17 मांगों को लेकर पहले से ही काफी चर्चा चल रही थी और इसमें क्या कांग्रेस ने हामी भरी है, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने हामी भरी है, क्या ये नहीं सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन नाना पटोले का ये सिग्नेचर बहुत कुछ कहता है और आप जो बता रहे हैं कि एक ऐसी मांग की आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया जाए राज्य में, तो आप अगर ये साइन है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बात यहाँ पर मानती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, 17 मांगों पर हम जो है इसको सरकार बनने के बाद ये सुनिश्चित करेंगे कि ये मांगे कैसे पूरी की जाएं। यानी कि एक तरह से आपने सकारात्मक सुनिश्चित जो है सहमति वहां पर जताई है और उन मांगों को पूरा करने की बात की है। ये ट्वीट बकायदा, ये जो अश्विन आप रुकिए, इस पर अब देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आइए सुनते हैं। नहीं, वो फेक लेटर है, हमने बता दिया है। हमारा सीधा सीधा है, ये देश संविधान से चलेगा। संविधान में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हैं, अल्पसंख्यकों में जैन भी है, बुद्ध भी है, सारे अल्पसंख्यक जो है उनको संविधान ने जो अधिकार दिए है उसकी रक्षा हमने आज तक की है, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। और जब तक कांग्रेस है तब तक सब एक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है। उसकी मूर्ति बननी चाहिए। मैं 12 तुगलक लेन में रहता हूं, मगर मेरे लिए वो घर नहीं है। अबे साले, गजब टूबीबाज आदमी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। A few moments later. और क्या बटेंगे तो कटेंगे, कौन बनते हे यादव। क्या किया एक और टाइम। योगी सॉरी। अरे भाई तुम प्रधानमंत्री हो, तुम कोई एक स्टेट के मंत्री नहीं या चीफ मिनिस्टर नहीं। 140 करोड़ जनता के मुखिया हो, आवाज दो। अरे ऐसा बोलो भाई, आवाज दो बोलूंगा, हम एक है बोलना। आज से 10 साल पहले नोएडा का हाल देखा था आपने? मैं अगर एटलीस्ट बताऊं कि मैं 8,000 7,000 की ड्यूटी करता था ना, तो अगर ओवर टाइम लग गई तो मेरी फट जाती थी घर आने में। सैलरी 7 तारीख को जिस दिन मिलती थी ना, पूरी कंपनी 5 बजे से पहले छुट्टी करती थी कि रास्ते में पैसा छीन ना लिए जाए। क्यों? और आज 12 बजे रात को हम पराठे खाने जाते हैं, लड़कियां रोड पे अकेले घूम रही हैं। ये विकास नहीं तो और क्या है?
हिंदुस्तान के हर एक घर का एक बच्चा कह रहा है कि अगला आने वाला प्रधानमंत्री योगी होगा। रीजन क्या है? जब मैं क्लास 5-6 में पढ़ता था तब टीचर में रट्टा मरवाते थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। आज जो स्कूल भी नहीं आता ना, उससे पूछ लो देश का प्रधानमंत्री कौन है, मोदी। यूपी का कौन है सीएम? योगी। तो ये बातें कर की मिलती हैं, कहने से नहीं, झंडा लहराने से कुछ नहीं होता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कि जब मोदी जी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के हिंदू मिल के स्मारक के भूमि पूजन के टाइम जब मुंबई आए थे, तब यही मोदी जी थे जिन्होंने कहा था कि देखो बाबा साहब के संविधान ने कैसा चमत्कार कर डाला, एक चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना डाला। ये बोलने वाले मोदी जी आज हमारी महाराष्ट्र के और देश की तमाम बहुजनवादी जनता, तमाम अंबेडकरवादी जनता, हम लोग मोदी जी के साथ में हैं। महाराष्ट्र में हम लोग महायुति के साथ, फडणवीस साहब के साथ में है। अब तो खुद राहुल गांधी बात कर रहे हैं संविधान को खत्म करने। मुझे एक बात बताइए, इसके पहले 2 बार मोदी साहब की सरकार फुल मेजोरिटी में सेंट्रल में आई, मानते हैं? अब मुझे बताइए, कांग्रेस का झूठा नैरेटिव कि हम लोग संविधान बदल डालेंगे, हम लोग ये कर डालेंगे, वो बाबा साहब ने संविधान का जो एक ढांचा बनाया है वो इतना मजबूत है कि संविधान किसी का बाप आया तो भी बदल नहीं सकता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैं ये कहना चाहता हूँ पुनः, यहाँ जो लोग बैठे हैं ये हिंदू समाज के बौद्धिक समूह को, उसका एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे बैठा है। वापस जाके आप ये बात समझ लीजिए, युद्ध होने नहीं वाला, युद्ध हो रहा है। वी आर ऑलरेडी इन द बैटल। जहाँ उनका दांव चल रहा है वहाँ मार रहे हैं, जहाँ दांव नहीं चल रहा वहाँ वेट कर रहे हैं। और मारने वाले से ज्यादा खतरनाक वो है जो मारने वाले को शांति प्रिय बताने के लिए जहर बो रहा है हमारे दिमागों में। और इस युद्ध के मैदान में शत्रु से ज्यादा खतरा शल्य से होता है। शल्य मत बनो। युद्ध लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं लड़ सकते तो जो लड़ रहे हैं उन्हें लड़ने दो। लेकिन जो लड़ रहे हैं उसे बार बार ये कहना तू ठीक से नहीं लड़ रहा, तूने ठीक से धनुष नहीं पकड़ा, तूने बाण टेढ़ा मार दिया, तेरा तो गर्दन पे नहीं लगा, तेरा तो पेट पे लग। पहला बाण एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है।